56 aphorism of organon of medicine from the 6th edition. By mean of this palliative, antipathic, enantiopathic method introduced according to Galen's teaching contraria contraris for 17 centuries, the physicians hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous ameliorations. अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैलिएटिव मेथड है उसको और क्या कहते हैं, एंटीपैथिक या इनेंशियोपैथिक मेथड जो होता है, जिसको गैलन ने दिया था 17वीं सेंचुरी में। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर पे। द फिजिशियंस हिदरटू कुड होप टू विन द कॉन्फिडेंस, मतलब जो फिजिशियंस हैं अब तक पेशेंट्स से कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंस्टेंटेनियस एमिलियरेशन है, मतलब तुरंत आराम मिलता है इसको अप्लाई करने से। इसलिए ये फिजिशियंस जो हैं पेशेंट को डिल्यूट करते हैं, मतलब ये उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि उनको तुरंत आराम मिल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं इस तरीके से। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट इज़, लेकिन ये हमें पता है कि ये कितना ज़्यादा फंडामेंटली, मतलब आप अगर सोच के भी देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि कितना अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल मेथड है। क्यों अनहेल्पफुल और हर्टफुल मेथड है? क्योंकि ये केवल एक सिंगल सिम्टम को, जो एक लगता है जैसे बहुत सारे सिम्टम्स में से एक सिम्टम को उठा के सिर्फ उसके बेसिस पे एंटीपैथी अप्लाई करते हैं, उसके अपोजिट सिम्टम अप्लाई करते हैं। तो इससे कोई आराम मिलना संभव ही नहीं है। पेशेंट क्या चाहता है? पेशेंट चाहता है कि उसको पूरी तरीके से आराम मिले, सारे सिम्टम्स में आराम मिले, लेकिन ये क्या करते हैं, एक सिम्टम को लेके और उसी के बेसिस उसको देख के बस एंटीपैथी अप्लाई करते हैं। तो बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ इन डिजीज़ नॉट रनिंग रैपिड कोर्स, मतलब ये क्रॉनिक डिजीज़ की बात कर रहे हैं। वी शैल सी इन वॉट फॉलोज, अब इस तरह करके क्या ही होगा। It is certainly the only one of the mode of the treatment adapted by the allopaths that had any manifest relation to a portion of the suffering caused by the natural disease. लेकिन एक यही ऐसा मेथड है जो एलोपैथ अडेप्ट करते हैं और जिनका एक रिलेशनशिप होता है सफरिंग से। बट वॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन कैसा रिलेशन होता है इनका? ऑफ ए ट्रूथ द वेरी वन, द एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द राइट वन। अभी क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द राइट वन, मतलब जो होना चाहिए उसके जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन ये सेम डिजीज पार्ट पे एक्ट करते हैं बट अपोजिट से एक्ट करते हैं। दैट ought carefully to be avoided if we could not delude and make a mockery of the patient affected with a chronic disease। और इसको हमें नहीं अपनाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अपने पेशेंट का जो कि क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है उसका मजाक नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें रिलेशनशिप तो होता है बट अपोजिट रिलेशनशिप होता है, और जो सही है उसका जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप होता है इसमें। अब देखते हैं इसका फुटनोट। A third mode of employing medicine in the disease has been attempted to be created by mean of isopathy, as it is called, that is to say, a method of curing a given disease by the same contagious principle that produce it। अब इसमें कह रहे हैं 6th एडिशन में आइसोपैथी को थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेडिसिन बोला गया है और 5th एडिशन में इसी को 4th मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन बोला गया है। तो ये बोल रहे हैं कि आइसोपैथी की बात इसमें आई है कि आइसोपैथी में क्या होता है, दैट इज टू से मेथड ऑफ क्योरिंग ए डिजीज बाय द सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है डिजीज उसी को लेके उसी को जो है पोटेंटाइज करके वही चीज़ दे दी जाए। जैसे ओटोरिया है तो ईयर का डिस्चार्ज लेके उसी को पोटेंटाइज करके वही उसी पेशेंट को दे दिया जाए, तो इसको बोलते हैं आइसोपैथी। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन, येट आफ्टर ऑल सीइंग दैट द वायरस इज गिवन टू द पेशेंट हाईली पोटेंटाइज एंड कंसिक्वेंटली इन एन अल्टर्ड कंडीशन, द क्योर इज इफेक्टेड ओनली बाय अपोजिंग ए सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छी बात होती, कि अगर ऐसा हो पाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ से लेके और उसी को पोटेंटाइज करके दे दिया जाता। मेडिसिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, सिम्टम्स लाने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ कौन से सिम्टम मैच कर रहे हैं क्या है। दैट द वायरस इज़ गिवन इन द पेशेंट हाईली पोटेंटाइज, वायरस जो उससे निकले हैं कंटेजियस प्रिंसिपल से उसको पोटेंटाइज करके एंड कॉन्सिक्वेंटली इन एन अल्टर्ड कंडीशन
दे दिया जाता है। लेकिन क्योर कैसे पॉसिबल होगा? क्योर अपोजिंग ए सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम, सिमिलिमम के अपोजिट अगर एक सिमिलिमम रखा जाएगा तभी क्योर पॉसिबल है। जैसे सिम्टम के अपोजिट अगर एक सिमिलर सिम्टम वाली मेडिसिन रखी जाएगी तभी क्योर पॉसिबल है। इस तरह से क्योर पॉसिबल नहीं है सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल से, क्योंकि अगर उसे पोटेंटाइज करेंगे तो उसके सिम्टम्स हो सकते कुछ अलग हो, और अगर सेम होंगे तो हो सकता क्योर भी हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। और दूसरी चीज़ हमने जैसे 26th एफोरिज्म में पढ़ा है कि काइंड में डिफरेंट होना चाहिए और मैनिफेस्टेशन सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात भी नहीं है, ये तो काइंड में सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के अपोजिट है। फिर दूसरा पैराग्राफ है, टू अटेम्प्ट टू क्योर बाय मीन ऑफ वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑल नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड हेंस ऑल एक्सपीरियंसेस। इस तरह से जो क्योर आइसोपैथी के माध्यम से करना चाह रहे हैं, ये हर एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग से परे है। वो समझ गया कि इस तरह से क्योर नहीं पॉसिबल हो सकती है, और सारे एक्सपीरियंसेस में भी ऐसा देखने को मिला। दोज हु फर्स्ट ब्रॉट आइसोपैथी टू नोटिस probably thought to the benefit what mankind received from the cowpox vaccinations, by which the vaccinated individual is protected against future smallpox infection as it were cured in advance। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जिन्होंने भी आइसोपैथी के बारे में सोचा होगा, उन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा कि जब उन्होंने काउपॉक्स का देखा कि काउपॉक्स के वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ फ्यूचर में, तो उससे जो फ़ायदे हुए उसको देख के इन्होंने ऐसा आइसोपैथी के बारे में सोचा। लेकिन अब आप देखिए क्या अंतर है दोनों में। बट बोथ काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर ओनली सिमिलर। दोनों क्या सिमिलर हैं लेकिन सेम नहीं है। इन नो वे द सेम डिजीज, इन मैनी रिस्पेक्ट्स दे डिफर। ये बहुत सारे तरीके से डिफर करते हैं एक दूसरे से। नेमली इन द मोर रैपिड कोर्स एंड माइल्डनेस ऑफ द काउपॉक्स। काउपॉक्स क्या होती है? माइल्ड होती है स्मॉल पॉक्स से, और इसका रैपिड कोर्स होता है। एंड especially in this that it is never contagious to man by mere nearness। और ये मैन के लिए कंटेजियस नहीं है, कितना भी पास में रहे मैन उसको नहीं होगा काउपॉक्स। काउपॉक्स जो है जानवरों में होगी। यूनिवर्सल वैक्सीनेशंस put an end to all epidemic of that deadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does not longer possess a clear conceptions of the former frightful smallpox vaccination। जो उस समय यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ था काउपॉक्स का स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए, उससे ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि प्लेग के जैसे बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी थी और बहुत ही ड्रेडफुल थी। मतलब इससे बहुत लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन इसके वैक्सीनेशन मतलब काउपॉक्स का जो वैक्सीनेशन किया गया था उससे स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्शन मिला था। इससे आज की जनरेशन जो है वो इसके बारे में सही से जानती भी नहीं है, जबकि उस समय ये बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। Moreover, in this way, undoubtedly, certain disease peculiar to animal may give us remedied and medicinal potencies for very similar important human diseases, and thus happily enlarged our stock of human homeopathic medicine। लेकिन इस तरीके से अनडाउटेबली मतलब कोई डाउट नहीं है, सर्टेन डिजीजेस पेक्यूलियर टू एनिमल के लिए जो डिजीजेस हैं उनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन मिली हैं, है ना, और जो कि सिमिलर थी ह्यूमन डिजीजेस के, और इससे हमारा होम्योपैथिक रेमेडीज़ का स्टॉक बढ़ा है। बट टू यूज़ अ ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर ए सोराइन टेकन फ्रॉम द इच ऑफ द मैन एज ए रेमेडी फॉर द सेम ह्यूमन इच और फॉर इविल अराइजेस देयरफॉर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर सोराइन लिया गया ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर से एज ए रेमेडी, तो यहाँ पे आइसोपैथी सेम की बात कर रहे हैं ना, सेम ह्यूमन इच के लिए अगर अप्लाई किया गया तो पता ही नहीं क्या होगा। उस समय डाउट था, क्वेश्चन मार्क था ये कि पता नहीं इससे आराम मिलेगा या फिर इविल अराइजेस या फिर इससे नुकसान होगा। नथिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस बट ट्रबल एंड एग्रेवेशन ऑफ द डिजीज़। इस तरह से क्या होगा? केवल ट्रबल ही होगा और एग्रेवेशन ही होगा, आराम नहीं मिलेगा। उस टाइम हनीमैन ने ये बात बोली थी।